तो 16 महाजनपद में एक महाजनपद। आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले हम लोग बिहार का बात करें तो बिहार का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बिहार के उत्तर में एक टोटल बिहार में पूछा था कि 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे, तो याद रखिएगा 16। इस 16 महाजनपद में बिहार में कितने थे, तो बिहार में आपके 3 थे। उत्तर में कितने थे, तो उत्तर में एक ही था जिसका नाम था आपका क्या था, आपका वज्जी, ठीक है, वज्जी। और वज्जी जो था इसका कैपिटल क्या था, राजधानी क्या था, वैशाली। और दक्षिण में 2 था, ठीक है, दक्षिण में 2 था, एक तो यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। एक था मगध, ठीक है, मगध जिसका राजधानी बहुत बार आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया है, ठीक है, राजगिरी बोल लो, ठीक है, या गिरिब्रज बोल लो, आपको पूछा जाएगा कि प्रारंभिक राजधानी जो था, ठीक है, दरोगा बिहार, मतलब कोई भी एग्जाम उठाओगे ये क्वेश्चन सही रहेगा कि मगध का जो राजधानी क्या था। तो अगर वहां आपको दिया होगा प्रारंभिक राजधानी क्या थी, स्टार्टिंग का राजधानी उसका क्या था, तो राजगीर या आपका गिरिब्रज। और बाद में वहां राजगीर नहीं दिया हुआ है तो वहां दिया होगा आपका पाटलिपुत्र। तो जो आपका पाटलिपुत्र शहर था ये किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र शहर किसने बताया था, उदयन ने बसाया था। और ये किसका राजधानी था, तो ये मगध का ही राजधानी था। उदयन ने अपना राजधानी क्या बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था। पर अगर पूछे कि स्टार्टिंग प्रारंभिक राजधानी जो था मगध का वो कहां था, तो राजगीर और गिरिब्रज। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी इतना, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने समझा कि पहला टोटल जो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो थे वो कहां थे, बिहार में थे। पहला हमने बताया उत्तर में था आपका वज्जी, इसका कैपिटल था आपका वैशाली। और ये जो वज्जी है, वज्जी का ही पार्ट था आपका कौन, लिच्छवी। और आपको पूछा जाएगा कि पहला गणतंत्र, ठीक है, पहला गणतंत्र राज्य कौन था, तो लिच्छवी ही था। पहला फर्स्ट रिपब्लिक, पूरे वर्ल्ड में पहला फर्स्ट रिपब्लिक कौन था, तो लिच्छवी था, जो कि वज्जी का पार्ट था, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा हमने बताया मगध, मगध का राजधानी था राजगीर, या आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का किसने बसाया था, आपको याद रखना है उदयन ने बसाया था। और एक आपको याद रखना है अंग, ये अंग वही अंग है जो दुर्योधन ने आपको किसको दिया था, तो दुर्योधन ने दिया था कर्ण को, ठीक है। तो ये वही अंग है, ठीक है, अंग महादेश। तो अंग जो था ये आपको याद रखना है, इसका कैपिटल चंपा था। याद क्या रखना है, सबसे पहले 3 महाजनपद, वज्जी, वज्जी का कैपिटल वैशाली जो कि उत्तर बिहार में था। दक्षिण बिहार में 2 है, एक है मगध जिसका कैपिटल राजगीर या आपका पाटलिपुत्र। या तीसरा आपको याद रखना है अंग, अंग का कैपिटल क्या था, आपका चंपा, ठीक है। और याद रखिएगा जो आम्रपाली थी ये कहां की रहने वाली थी, तो लिच्छवी की रहने वाली थी। अब जो ये 16 महाजनपद है, 16 जो महाजनपद है इसका जानकारी 2 बुक से मिलता है। एक जो बुक है आपका ये है आपका भगवती सूत्र, क्या नाम है, भगवती सूत्र। और एक जो है आपका अंकुतर निकाय। तो ये जो भगवती सूत्र है ये क्या है, जैन बुक है, मतलब जैन एक ग्रंथ है। और ये अंकुतर निकाय जो है आपका ये बुद्ध ग्रंथ है। तो आपको पूछा जाए कि जो 16 महाजनपद है उसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलता है, तो आपको याद रखना है 2 किताब है। एक है आपका अंकुतर निकाय, ठीक है, जो कि आपका बुद्धिस्ट बुक है, मतलब बुद्ध का जैन मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। और एक है आपका भगवती सूत्र जो कि जैन से रिलेटेड है। और ये जो भगवती सूत्र किसने लिखा, तो ये भी पूछा गया था एक बार, तो सुधर्मा स्वामी ने लिखा था। सुधर्मा स्वामी ने लिखा था। टोटल 16 महाजनपद, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पहले आप एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे मत्स्य का पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो मत्स्य विराटनगर, इसे मैं आपको पहले ट्रिक से भी करवा चुका हूं, अगर आप जुड़े हुए हो सिलेक्शन वाले ग्रुप में। तो मत्स्य विराटनगर, अंग चंपा, वज्जी वैशाली, मगध राजगीर, याद रखिए। एक सीक्वेंस बस आप यहां याद हो, जो मगध जो था सबसे पावरफुल कौन था, सबसे बताओ सबसे पावरफुल कौन था, मगध, ठीक है। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था, मगध। इसमें सबसे पहले राज्य किसने किया था, तो हरियंक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आपका हरियंक से शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आपका नंद डायनेस्टी, और उसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस याद रखना कि जो मगध है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो सबसे पहला जो डायनेस्टी का साम्राज्य किसका था, तो हरियंक का। हरियंक, हसीना आपने पढ़ा होगा, हसीना तो ह पर हरियंक, 100 से आपका शिशुनाग, ठीक है। और उसके बाद नंद, और उसके बाद मौर्य, तो ह सी ना, ठीक है। तो याद रखना हरियाणा आपका हरियंक, उसके बाद आपका हरियंक। एसी में बैठने से लग रहा है सर्दी लग रहा है, इतना गर्मी है बाहर, ठीक है। और अगर आप इस ठंड में अगर मान लो एसी में बैठो, सडनली आप बाहर निकलो, सोचो कितना चेंज होता होगा, ठीक है। तो इसको क्विक हम करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो हरियंक डायनेस्टी ने सबसे पहले इसमें क्या किया था आपका, ये क्या था, उसके बाद आपका आया था शिशुनाग डायनेस्टी आया था, उसके बाद नंद डायनेस्टी आया था, उसके बाद आपका मौर्य डायनेस्टी आया था। तो ये सीक्वेंस याद रखना जो मगध पे अपना राज्य किया था, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दें कि वर्ल्ड का पहला गणतंत्र जो था राज्य कौन था, वो था लिच्छवी, जो कि किसका पार्ट था, किसका पार्ट था, आपका लिच्छवी किसका पार्ट था, वज्जी का पार्ट था, ठीक है। वज्जी का कैपिटल क्या था, तो वैशाली था, ठीक है। कैपिटल ऑफ लिच्छवी, देखो लिच्छवी बोले, ठीक है, या आपका वज्जी बोले, कैपिटल हमेशा याद रखना वैशाली लिखना है। लिच्छवी वाज द पार्ट ऑफ वज्जी, याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुप्त से एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको जल्दी से देख लेते हैं। ऑल्दो ये बिहार का पार्ट नहीं है बट ये बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका जो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो याद रखना समुद्रगुप्त, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये लिच्छवी से कनेक्टेड है, जो समुद्रगुप्त था ना उसको लिच्छवी दोहत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था, लिच्छवी दोहत्री। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लिच्छवी दोहत्री किसको बोला जाता था, तो लिच्छवी दोहत्री समुद्रगुप्त को कहा जाता, क्योंकि इसकी जो माता जी थी इनका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। और इनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शादी होता है कुमार देवी से, और जो बच्चा होता है वो होता है आपका समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त की जो मां होती है लिच्छवी की होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है लिच्छवी दोहत्री, ठीक है, याद रहेगा। और समुद्रगुप्त से याद रखिएगा कौन सा ऐसा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, गुप्त शासक, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त। बट वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। और एक दरोगा में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुप्त संवाद जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा गुप्त संवाद का स्टार्टिंग किसने किया था, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये चीज आपको याद रखना है, गुप्त संवाद किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और याद रखिएगा जो आपका हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने भाई को मार के गद्दी पे बैठा था, तो याद रखिएगा वो है चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सा उपाधि लिया था, विक्रम आदित्य का उपाधि जो लिया था ये चंद्रगुप्त सेकंड ने ही लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मगध विश्वविद्यालय कहां है, ठीक है। आपका मगध जो विश्वविद्यालय ये कहां है, तो आपको याद रखना है जो मगध विश्वविद्यालय है वो आपका बोधगया में। उससे इंपॉर्टेंट 3 ऐसा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, बहुत ही टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी जो एंशिएंट समय में जो बिहार में थे, पहला आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया था, तो आप बोलोगे कुमारगुप्त प्रथम, गुप्ता डायनेस्टी का ये था, ये गुप्ता डायनेस्टी का ये राजा था, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको आपको पता है कि जो आपका आगे भी आप ये पढ़ोगे कि किसको किसने नष्ट कर दिया था, तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी आपको पता है बिहार में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में तुर्क का सत्ता स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तुर्क सत्ता का स्थापना किसे, तुर्क सत्ता का जो स्थापना बिहार में किसको माना जाता है कि तुर्क सत्ता उसने स्थापना किया था, तो ये आपका बख्तियार खिलजी। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा को नष्ट किया था। तो नालंदा को बनाया किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने। इसको नष्ट किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था, तो ये सेनापति था किसका, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था। बेसिकली देखो ये चीज आप समझ लो यहाँ, ठीक है, कि जो मोहम्मद गौरी था, ठीक है, इसका 2 सेनापति था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था आपका बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है ये तो दिल्ली पे विजय करता है, और दिल्ली पे क्या करता है, मामलुक वंश, या कह सकते हो आपका स्लेव डायनेस्टी, या आप कह सकते हो मामलुक डायनेस्टी बोल सकते हो, स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हो, या गुलाब डायनेस्टी बोल सकते हो, जिसने 1206 में इसको फाउंडेशन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था वो था आपका बख्तियार खिलजी, जो कि आपका बिहार और बंगाल को कब्जा करता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा विश्वविद्यालय आपको याद रखना उदांतीपुर विश्वविद्यालय। ये जो उदांतीपुर विश्वविद्यालय ये कहां था, तो ये आपका बिहार शरीफ में नालंदा में। कहां है, बिहार शरीफ नालंदा में। और इसको किसने फाउंडेशन रखा था, किसने इसको बनाया था, ठीक है, तो गोपाल। ये गोपाल कौन है, तो याद रखिएगा गोपाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी आपने सुना होगा, तो पाल डायनेस्टी का जो फाउंडर था गोपाल, उसने उदांतीपुर यूनिवर्सिटी बनाया था, अच्छे से याद रखिएगा, बिहार शरीफ नालंदा में। एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाया, धर्मपाल ने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त प्रथम, उदांतीपुर आपका यूनिवर्सिटी गोपाल, याद रखिएगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल। अब धर्मपाल ने बनाया कहां, तो भागलपुर में। भागलपुर से याद रखिएगा 2-3 चीज,
ठीक है। सबसे पहले भागलपुर से आपको याद रखना है कि जो कहलगांव, क्वेश्चन पूछा गया था आपके दरोगा का क्वेश्चन और बिहार पुलिस में भी रिपीट हुआ है कि कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर मतलब जहां कोयला से बिजली बनता है, तो थर्मल पावर प्लांट जो कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये आपका, ठीक है, कहां है आपको याद रखना है, भागलपुर में। और एक है विक्रमशिला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, डॉल्फिन नहीं, देखो विक्रमशिला आपका डॉल्फिन आपका सेंचुरी है, ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी क्या है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी अभ्यारण्य आप कह सकते हो। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है तो आपको याद रखना है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है आपका भागलपुर में। अगर अभ्यारण्य बोले, सेंचुरी बोले, वही अगर आपको बोले कि आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है, तो भारत का एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां है तो वो है आपका पटना में। और बोले कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां है, ठीक है, आपका सेंचुरी कहां है तो ये है आपका भागलपुर में। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चाणक्य के बारे में याद रखिएगा, मगध से रिलेटेड नहीं है, तो चाणक्य ने कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, याद रखिएगा अर्थशास्त्र। और चाणक्य आपको पता है किसके कोर्ट में ये थे, आपको पता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सेस दिलाने में मेन हाथ इनका ही होता है। तो चाणक्य का और किस नाम से जानते हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन्होंने बुक कौन सा लिखा था, अर्थशास्त्र। और याद रखिएगा अर्थशास्त्र किस तरीके का बुक है, बहुत बार पूछा गया, तो अर्थशास्त्र का बुक नहीं, इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, बेसिकली ये क्या है आपका, क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, ये उससे रिलेटेड का बुक है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाणक्य जो है, ठीक है, कहां के प्रोफेसर थे, तो याद रखिएगा तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रोफेसर कौन थे, तो आपको याद रखना ये थे आपके कौन थे, कौटिल्य जो थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के क्या थे आपके ये प्रोफेसर थे, याद रखिएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी अभी कहां है तो ये आपका पाकिस्तान। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो सबसे छोटा अगर बोला जाए तो सबसे छोटा जिला जो है आपका शिवहर है, और शिवहर ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो ये सेंसस वाला जो पार्ट होता है बिहार का सेंसस उसमें करेंगे, बट इस वीडियो में इतना हम करवा देंगे कि फिर आपको सेंसस भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा जिला जो आपका शिवहर है, क्या है सबसे छोटा जिला जो आपका शिवहर है, उसके बाद आप याद रख सकते हो ऑप्शन के हिसाब से शेखपुरा, तो सबसे छोटा जिला आपका शिवहर, उसके बाद आपका शेखपुरा। और बोलेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वेस्टर्न चंपारण, तो आपका जो पश्चिमी चंपारण है वो सबसे बड़ा जिला क्या है, सबसे बड़ा जिला कौन है आपका पश्चिमी चंपारण है, और उसके बाद गया है। शेखपुरा से आपको याद रखना है, शिवहर से सॉरी, शिवहर जो सबसे छोटा जिला, याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है तो आपको याद रखना है शिवहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जो कि आपका 1880 है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कहां है, अगर बोले जनसंख्या सबसे कम कहां है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार में कहां है तो कैमूर में, कैमूर में है, कितना है यहाँ का 488 है। और आपको पता है कि पूरे भारत में देखा जाए तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा था 2011 के सेंसस से 1106, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो था 2011 के सेंसस से कौन से राज्य का ज्यादा था तो याद रखिएगा बिहार का सबसे ज्यादा था, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का है 1880, और सबसे कम किसका है जनसंख्या घनत्व, कैमूर का है 488, ठीक है। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन है, वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण और उसके बाद गया। और उसके बाद देखिए सबसे छोटा जिला कौन सा है तो सबसे छोटा है शिवहर, उसके बाद याद रखोगे शेखपुरा, ठीक है, याद रहेगा। देखिए यहाँ सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है तो शिवहर है, और सबसे सेकंड नंबर पे सबसे छोटा जिला कौन है तो आपका शेखपुरा। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, शिवहर का मैंने बताया सबसे ज्यादा क्या है आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका शिवहर का है, जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो आपका शिवहर का कितना है 1880, और सबसे कम किसका है कैमूर का 488, कितना है कैमूर का 488 है, कैमूर का कितना है 488, अच्छे से याद रखिएगा कैमूर का कितना है 488 है। और बिहार का सबसे ज्यादा था कितना था, ओवरऑल बिहार का पूरे देश में सबसे ज्यादा था जनसंख्या घनत्व 1106 था, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें अब यहाँ जो पश्चिमी चंपारण से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोले, वाल्मीकि अभ्यारण्य बोले या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोले, कुछ भी वाल्मीकि बोले, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो, टाइगर रिजर्व हो, अभ्यारण्य हो, सब कुछ भी वाल्मीकि लिखा हो, आपको मानना है पश्चिमी चंपारण वेस्टर्न चंपारण, याद रहेगा। याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में आपको पता है त्रिवेणी नहर जो निकलता है पश्चिमी चंपारण से ही निकलता है, त्रिवेणी नहर, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में ही बना हुआ है त्रिवेणी नहर, अच्छे से याद रखना, जो कि किस नदी पे बना हुआ है, गंडक नदी पे बना हुआ है, ये भी चीज आपको याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ा जिला अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से तो ये है पटना, और सबसे छोटा जिला अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका शेखपुरा। शेखपुरा और शिवहर में डिफरेंस समझ के रखना, ठीक है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से हमने आपको यहाँ बताया, ठीक है। आगे चलिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा था तो कुछ बेसिक फैक्ट से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि टोटल एरिया ऑफ बिहार कितना एग्जैक्ट आप याद रखोगे 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है बिहार का एरिया, कितना जल्दी से बताइए, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है बिहार का एरिया है। अगर देखा जाए क्वेश्चन सेम अभी चेंज करके पूछा था कि बिहार का जो एरिया है वो पूरे भारत का कितना परसेंट है तो 2.86% है, याद रखिएगा बिहार का एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे इंडिया का कितना परसेंट है तो 2.86% है। और याद रखिएगा जो बिहार का पॉपुलेशन है, कितना था बिहार का पॉपुलेशन 10,40,99,452, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10,40,99,452 या 10.40 करोड़ 10.40 करोड़ या 10,40,99,452। तो अगर हम लोग एरिया वाइज बोले तो 2.86% है, बट अगर पॉपुलेशन देखिए बिहार का जो पॉपुलेशन देखोगे तो पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन है पूरे भारत का वो 8.6% है 2011 का सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं। बट जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो बिहार का जो है वो सबसे टॉप पे है 1106, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं, जो कि पहले का भी तो बहुत हो गया होगा, ठीक है, समझ रहा है इतना क्वेश्चन सब एकदम यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग गलत करोगे, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से मतलब जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे टॉप पे, ठीक है, टॉप पे है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा कहां है आपका याद रखिएगा तो सबसे ज्यादा शिवहर में 1880 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे कम कहां है तो आपका 488 है आपका कैमूर में है, जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सबसे ज्यादा है शिवहर में। और ओवरऑल बिहार में देखा जाए तो बिहार का सबसे ज्यादा है 1106, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय रेखा आपको पता है, ठीक है, अक्षांशीय रेखा अगर मैं इसको ये सब समझा दूं, अगर मैं बिहार पे इधर रखता हूं, ये बिहार को, ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा यहां से यहां, ठीक है, अक्षांशीय रेखा जो होगा इसका क्या होगा अच्छे से याद रखिएगा, अक्षांशीय रेखा देखिएगा यहां तो क्या है 24 20 10 27 31 15, ये याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा 24 27 20 31 10 15 इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो अक्षांशीय रेखा का जो इसका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार से अक्षांशीय से देशांतर रेखा हम लोग देखेंगे, देशांतर मतलब क्या होता है इस तरीके से, ईस्ट, ये बोलोगे देशांतर, तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और बिहार किस भाग में याद रखना तो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग में, मतलब उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। भारत में भी, भारत का भी क्या है अगर ग्लोब पे देखोगे तो उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। तो इसका अक्षांशीय हो गया, देशांतर क्या हो गया तो देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, 50 सेकंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अक्षांशीय और ये हो गया देशांतर, इसको लिख के रख लेना, ये डायरेक्टली छपा है, बीपीएससी में भी छप चुका है, इसमें लोग गलती करते हैं, इसको याद कैसे करना है 24 27 याद करना, 24 27 20 31 10 15, ठीक है, 24 27 20 31, ठीक है, 10 15, और यहाँ आपका लॉन्गिट्यूड दैट मींस आपका देशांतर 83 88 19 17 50 40, इसको लिख के रख लेना, ये अक्षांशीय हो गया देशांतर हो गया, ठीक है, मतलब अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका पूरा तो हमने बता दिया एरिया कितना है बिहार का 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका लंबाई जो आपका कितना है 48, देखो लंबाई कम है कंपेयर टू चौड़ाई, तो लंबाई जो आपका 345 और चौड़ाई क्या है 483 और 483 में क्या हुआ था आपका बुद्ध जी का आपका क्या हुआ था ध्यान दो, लंबाई कितना है 345 चौड़ाई कितना है 483, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहार जो है, ठीक है, वो सी लेवल से कितने ऊपर है? तो याद रखना 53 मीटर, अच्छे से याद रखना। अगर मीटर में पूछेगा तो 53 मीटर, और अगर फीट में पूछेगा तो 173 फीट, अच्छे से याद रखना। 53 मीटर या 173 फीट। याद रखिएगा गंगा का जो क्वेश्चन पूछा था, जो गंगा जो बिहार में एंट्री होती है वो कहां होती है? तो याद रखिएगा गंगा का जो एंट्री होता है वो होता है आपका बक्सर के चौसा में। तो बिहार जो एंट्री लेती है, याद रखिएगा बिहार जो एंट्री लेती है, सॉरी गंगा जो एंट्री लेती है बिहार में वो कहां लेती है? तो चौसा में लेती है। कहां लेती है? चौसा। चौसा का बक्सर में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो गंगा, ठीक है, गंगा क्या है आपका पूरा का पूरा बिहार को दो भागों में बांटता है। तो गंगा में जो कोसी है, कोसी आपका ऊपर से आती है यहाँ, ठीक है, इसको बिहार का क्या बोला जाता है? सोरो बोला जाता है, दुख बोला जाता है, ठीक है। तो बिहार जो ये कोसी है कहां मिलती है आपका गंगा में? आपको याद रखना कटिहार के कुर्सेला में। इसको पूछा जा चुका है कि कटिहार के कुर्सेला, अच्छे से याद रखना, कटिहार के कुर्सेला में मिलती है आपका कोसी गंगा से। याद रहेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखिए जब गंगा का हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज आपको याद रखना है, रिवर वाले में मैं आपको बताऊंगा, पर जो आप देखोगे नीचे से, मतलब दक्षिण से दो रिवर इसमें आके बहुत सारे रिवर मिलते हैं, जिसमें कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। वो है आपका, एक तो है आपका सोन और एक है आपका यमुना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? तो वो यमुना है, ठीक है। और एक जो है सोन भी आपका गंगा में आके मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो रबर डैम आपने सुना होगा, रबर डैम, तो भारत का सबसे लंबा जो रबर डैम बना है कहां बना है? तो गया में। गया का नाम कर दिया गया जी, ठीक है। तो रबर डैम को हम लोग गया जी डैम भी बोलते हैं। और किस नदी पे बनाया गया? तो याद रखना फाल्गु नदी पे। सबसे पहला क्वेश्चन, रबर डैम कहां बना है? तो आपको याद रखना है गया जी में बना है, गया जी में। और रबर डैम का नाम क्या कर दिया गया? गया जी डैम कर दिया गया। और ये किस नदी पे बना है? तो फाल्गु नदी पे, या फाल्गु नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरंजना नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और निरंजना नदी क्यों फेमस है? तो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो बुद्ध को जो आपका एनलाइटमेंट प्राप्ति हुआ था, दैट मींस बुद्ध को जो आपको ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था? तो यही निरंजना नदी, यही फाल्गु नदी के किनारे हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन है? वो गया है, याद रखिएगा। सबसे ठंडा और सबसे जो गर्म जिला है कौन सा है आपका? वो गया है, ठीक है। और गया याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मैं बिहार का मैप अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो सबसे उत्तर वाला इसका जिला कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण। और सबसे दक्षिण वाला इसका जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है सबसे दक्षिण वाला जो जिला है ये आपका गया, याद रखना है सब। सबसे उत्तर वाला जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण वाला जिला गया, सबसे पूर्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो किशनगंज। और किशनगंज ही है जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, ये भी याद रखना बिहार में। तो किशनगंज हो गया। और सबसे पूर्व वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। और सबसे पश्चिम वाला जिला जो हो गया ये है आपका कैमूर। ये अच्छे से याद कर लेना चालो। सबसे उत्तर वाला आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तर वाला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिण वाला गया, सबसे पूर्व वाला किशनगंज, और सबसे आपका पश्चिम वाला आपका कैमूर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये हो गया सबसे नॉर्थ वाला, ये हो गया सबसे साउथ वाला, ये सबसे आपका ईस्ट वाला, और ये सबसे वेस्ट वाला, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये चीज आपने समझ लिया गंगा का उत्तरी मैदान बिहार का। ये अब ये जो क्वेश्चन आया था बहुत कम लोग को पता होगा, तो डायरेक्टली आप याद कर लेना कि गंगा का उत्तरी मैदान क्योंकि छपेगा सीधा, ठीक है। स्पेशल आपके लिए क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? या सिंपल बोल सकते हैं जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, उसका कितना एरिया गंगा का जो उत्तरी मैदान है? तो 56980 स्क्वायर किलोमीटर, 56980 स्क्वायर किलोमीटर उत्तरी मैदान है आपका गंगा का, ठीक है। अब देखो विभाजन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, ध्यान से सुनना कि बिहार का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। इसलिए हम लोग हमेशा 22 मार्च को क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय जल दिवस। तो दोनों याद रखना, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को हम लोग अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 1911 में क्या हुआ था? 1911 में क्या हुआ था कि घोषणा हुआ था। घोषणा हुआ था किसके द्वारा? आपको पता है कि 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था, इसमें जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई हुई थी। और उस समय जो वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप चीजें बहुत इजीली कर पाओगे। अगर नहीं भी तो कम से कम जितना बता रहा हूं उतना तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप दरोगा वाले स्टूडेंट तो सब चीज दिमाग में रखना है। और बिहार पुलिस वाले तो जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही रख लेना। तो 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है। इसमें क्या आपको पता है क्या होता है कि घोषणा किया जाता है कि जो आपका जो उड़ीसा है और आपका जो बिहार है उसको क्या कर दिया जाएगा? आपका जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल से उसको अलग कर दिया जाएगा। 1911 में घोषणा होता है। और ये जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो क्या जाता है? 22 मार्च 1912 को ये इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और जो बिहार को और उड़ीसा को संयुक्त रूप से क्या किया जाता है? बंगाल से अलग कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। उसी प्रकार से आगे चल के देखोगे कि 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है? फिर से बिहार का बंटवारा होता है और बिहार से क्या होता है? आपका बिहार को दो भागों में बांट दिया जाता है और फिर से नीचे वाला भाग जो हो जाता है क्या बन जाता है? उड़ीसा बन जाता है 1 अप्रैल को। इसीलिए 1 अप्रैल को दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्कल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? आपका बिहार का फिर से बंटवारा किया गया और आपका उससे उड़ीसा को बाहर लेके गया। अंत में एक बार आप और देखोगे, अंत में एक बार और देखोगे कि 15 नवंबर 2000 फिर से बंटवारा होता है बिहार का, ठीक है। और बिहार को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है। नीचे वाला भाग को झारखंड बोला जाता है, ऊपर वाले को बिहार बोला जाता है। ये तीनों डेट याद है। सबसे पहले 22 मार्च 1912 इसमें बिहार जो है बिहार बंगाल संयुक्त रूप से किससे अलग हुआ? आपका बंगाल से अलग हुआ। 22 मार्च को हम लोग इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं। फिर से 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि जो बिहार से फिर से उड़ीसा बाहर निकला, 1 अप्रैल को हम लोग उत्कल दिवस मनाते हैं। और फिर से 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? बिहार से क्या हुआ? आपका झारखंड बाहर निकला। और 15 नवंबर को याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के याद में मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आपके यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए जैसे कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो 1936 1 अप्रैल 1936 को किया गया। बिहार बंगाल प्रांत से कब अलग हुआ? तब उसमें उड़ीसा भी जुड़ा हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को हुआ, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस और 22 मार्च को हम लोग अंतरराष्ट्रीय जल दिवस भी मनाते हैं। बिहार बंगाल प्रांत से अलग होगा, इसका घोषणा कब किया गया था? तो 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। उस समय आपका वाइसराय कौन था? तो वाइसराय जो था आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। अभी दरोगा में क्वेश्चन आपको पूछ लिया था एक्सरसाइज वाला में कि जो आपका बिहार विधानसभा जो बना था, बिहार विधानसभा बना था 1913 के अराउंड जो बना था बिहार विधानसभा, ठीक है, उस समय वाइसराय कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लॉर्ड हार्डिंग था। अगर आपको पता होता कि लॉर्ड हार्डिंग का जो समय काल है 1910 से 1916 तक है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेते। तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा, ठीक है, बिहार विधानसभा जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, वो किसके समय में हुआ था? तो आपको याद रखना बिहार विधानसभा, ठीक है, बिहार विधानसभा, ठीक है। तो आपको याद रखना जैसे मैंने बताया ये आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में हुआ था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सब चीज मैंने आपको करवा दी कि फिर से क्या होता है? 1 अप्रैल को क्या होगा? ठीक है, 1 अप्रैल को क्या होगा? 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। और 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस। 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल 1 अप्रैल को मनाते हैं उत्कल दिवस और 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस, या इसी को बोलते हैं हम लोग वेटलैंड डे भी बोला जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का सेकंड डिवीजन याद रखिए 15 नवंबर को क्या होता है? झारखंड बिहार से अलग होता है, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के रूप में, या इसको जनजातीय गौरव दिवस में याद रखिएगा। आपका जो मुंडा रिवोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा रिवोल्ट याद रखिएगा। मुंडा रिवोल्ट के जो मेन लीडर कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। ये कब से कब तक चला था? 1899 से 1900 तक चला था। 1899 से 1900 तक चला था। और छोटा नागपुर जो प्लेटू है स्पेशली दक्षिण जो रांची है उसमें चला था। ये भी पॉइंट याद रखना। मुंडा जो रिवोल्ट है उसको उलगुलान रिवोल्ट भी बोला जाता है, उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। कब से कब तक चला? 1899 से 1900 तक चला। दक्षिण आप उस समय मतलब दक्षिण बिहार ही बोल सकते हो, ठीक है। अब वो अलग हो गया, ठीक है। और अभी के समय देखा जाए तो आपका रांची वाला जो एरिया है वो, ठीक है।
नौजवान सभा क्वेश्चन पूछ लिया था तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। नौजवान सभा जो 1926 में भगत सिंह के द्वारा फॉर्म किया गया था और यंग इटली जो है क्योंकि इसी से प्रेरित हुआ था ये, तो यंग इटली जो है 1831 में मेजनी थी। अभी एक्साइज का आपका जो 3000 पूछा गया था कि यंग इटली किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो इसको मेजनी के द्वारा फॉर्म किया गया था। इटली का एकीकरण में बहुत बड़ा सहयोग किया था, बट सक्सेस नहीं हुआ था, बट स्टार्टिंग इसके द्वारा किया गया था। यंग इटली मेजनी के द्वारा 1831 में और नौजवान सभा 1926 भगत सिंह। ठीक है, ओएनजीसी क्वेश्चन पूछा था, ओएनजीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। अब इसको देखो जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ओएनजीसी आपको पता है महारत्न कंपनी है, टोटल महारत्न कंपनी अभी 14 है। ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ओएनजीसी का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ओएनजीसी का अगर हम लोग बात करें, ओएनजीसी का अगर बात करें, देखो टोटल महारत्न कंपनी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 14 था। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट जो दिया गया था वो हेल को दिया गया था। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड लिमिटेड, HAL सबसे लेटेस्ट वाला जो महारत्न कंपनी कौन सा है, HAL 1940 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है अभी बेंगलोर में। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर बनाती है। चलिए ये चीज आपको समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ ओएनजीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1956 में। अब जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ओएनजीसी क्या है, ठीक है, एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है। ठीक है, ऑयल रिलेटेड काम करती है। अब बिहार में आपको पता है कि ऑयल रिफाइनरी कहां है, तो ये आपका बरौनी में। कहां, आपका बरौनी में। बरौनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपका बेगूसराय में आता है। किसमें आता है, बरौनी, बेगूसराय में आता है। और इसी बेगूसराय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का औद्योगिक राजधानी किसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल किसको बोला जाता है, तो बेगूसराय को इंडस्ट्रियल कैपिटल बोला जाता है या आपका औद्योगिक राजधानी बोला जाता है इसको। ठीक है, प्लस बेगूसराय से याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बिहार का पहला रामसर साइट, क्या नाम था उसका, कांवरताल। कांवरताल क्या है, एक झील है। कांवरताल क्या है, एक झील है और ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुर झील है। गोकुर मतलब ऑक्सबो लेक। यहां से क्या क्या याद रखना है, बरौनी आपको पता है तेल शोधक। ठीक है, एरिया है ये। ठीक है, कहां है, तो ये बेगूसराय में आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है बेगूसराय को हम लोग औद्योगिक राजधानी बोलते हैं बिहार का। बेगूसराय में आपका क्या मैंने बताया, तो बेगूसराय में आपका कांवरताल झील है जो बिहार का पहला क्या था, रामसर साइट था, आर्द्र भूमि था और ये एशिया का क्या है, सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुर झील है, मतलब ऑक्सबो लेक है। ये भी चीज आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूं बरौनी ऑयल रिफाइनरी का, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, स्टार्ट जो हुआ था, आप कह सकते हो 1964 में हुआ था। कब ये स्टार्ट हुआ था, 1964 में हुआ था। और किसके हेल्प से हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा हेल्प था इसमें सोवियत संघ का प्लस आपका रोमानिया का, पर सबसे ज्यादा था इसमें सोवियत संघ का ही था। वही चीज अगर आपको यहां लिखा मिल सकता है कि बरौनी बेगूसराय में ऑयल रिफाइनरी है, सोवियत संघ रोमानिया 1964 में ये स्टार्ट हुआ था। बेगूसराय में क्या आपका कांवरताल लेक है जो कि बिहार का पहला क्या था, आपका रामसर साइट था या आर्द्र भूमि था, याद रखिएगा। और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का क्या है, गोकुर झील है। ठीक है, अब दो नया रामसर साइट और जुड़ गया है जो कि आपका कहां है, जमुई में, याद रखिएगा। जमुई में नाग क्या रहता है, एकदम जमा हुआ रहता है, नाग एकदम जमा हुआ बैठा रहता है। तो नागी एंड नकटी जो आपका बर्ड सेंचुरी है, बर्ड अभयारण्य है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है, ये दो नया रामसर साइट जुड़ गया आपका बिहार में। तो टोटल अभी 3 रामसर साइट हो गया। पहला कांवरताल जो कि आपका बेगूसराय में है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुर झील है, ऑक्सबो लेक है। दूसरा आपको याद रखना है नागी, तीसरा याद रखना है नकटी ये कहां है, तो जमुई में है और एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड अभयारण्य। ठीक है, 3 रामसर साइट हो गए बिहार। अब देखो बिहार में क्वेश्चन पूछिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आपका बिहार का कि बिहार में हमेशा पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा आपसे, बीपीएससी को छोड़ दो, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट करते हैं। तो बिहार में किसान सभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। डेट आप याद रखना 1929। ठीक है, किसने किया था, तो याद रखिएगा स्वामी आपका सहजानंद सरस्वती। किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पत्रिका हुंकार पत्रिका जो निकाला गया था वो किनके द्वारा निकाला गया था, पटना से, जो कि हिंदी में छपता था। तो हुंकार पत्रिका जो निकाला गया था ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद क्या रखना है। बिहार किसान सभा फॉर्मेशन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, 1929 में किया था। इनका पत्रिका का नाम क्या था, हुंकार, जो हिंदी में छपता था। अब जब ये बिहार किसान सभा फॉर्म हो गया तो उसके बाद क्या आया, अखिल भारतीय किसान सभा, दैट मींस ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ। ये कब हुआ, तो 1936 में हुआ। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं ऑल इंडिया किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा का, जो पहले प्रेसिडेंट होते हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सचिव कौन बनते हैं, तो एनजी रंगा बनते हैं। और पहला बैठक 1936 में होता है, लखनऊ में होता है, याद रखिएगा। ये 1936 अगर आप देखोगे तो एक चीज याद आएगा, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका कांग्रेस का 3 सेशन को ये क्या किए थे, प्रेसिडेंट बने थे। पहला 1929 वाला जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, लाहौर वाला में पूर्ण स्वराज का यहाँ मांग किया गया था। उसके बाद 1936 वाला जो कि ये एक सेशन था, ठीक है, जो कि लखनऊ में हुआ था, जहां ऑल इंडिया किसान सभा का बैठक हुआ था 1936। और एक जो हुआ था कि एकमात्र ऐसा आपका सेशन आपका कांग्रेस का जो आपका गांव में हुआ था, फैजपुर में, महाराष्ट्र में, फैजपुर। ये सब दिमाग में आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के सेशन से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो 1929, 1936 और 1937 आपको याद रखना है। लाहौर, लखनऊ और फैजपुर, ये तीनों के जेल नेहरू थे, याद रखिएगा। ये हम लोग ऑल इंडिया किसान सभा की हमने बात कर लिया, इतना यहाँ मोर देन इनफ है। भारत के महान, आपको याद क्वेश्चन पूछा गया था जो आर्यभट्ट थे, ठीक है, इनका संबंध बिहार के किस जगह से था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट का जो संबंध था वो कहां से था, ये पाटलिपुत्र से था, आपको याद रखिएगा। अब आर्यभट्ट ने एक बुक लिखा था जो आपको बार-बार पूछा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है, गणितज्ञ थे और बहुत बड़े खगोल शास्त्री भी थे, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है, इसीलिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, और किनके समय में थे, तो चांद किसके समय में निकलता है, ठीक है, आर्यभट्ट, तो ये किसके समय में थे, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा था कि चरक जो था किसके शासनकाल में था, तो कनिष्क किसके शासनकाल में था, इसे आपको ट्रिक से करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि भारत के महान ज्योतिष जो थे, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। आर्यभट्ट का संबंध कहां से है, पाटलिपुत्र से। इनका बुक का नाम क्या है, सूर्य सिद्धांत। याद रखिएगा मैथमेटिशियन भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। माना जाता है कि भारत का जो गणितज्ञ, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, मतलब भारत के जो गणितज्ञ के जो पिता कहा जाता है, इनको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है। और कहीं-कहीं आपको मिलेगा कि जीरो का जो इन्वेंशन किया था वो भी इन्होंने ही किया था। कहीं-कहीं ब्रह्मगुप्त भी लिखा हुआ मिलता है, तो कहीं-कहीं इनका भी नाम आता है। तो जीरो का इन्वेंशन इन्होंने किया था और इनको भारत का गणितज्ञ का पिता भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। कौन सा बुक लिखे थे, तो सूर्य सिद्धांत। इनका संबंध कहां से है, तो पाटलिपुत्र से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को बेसिकली किसने नष्ट किया था, ये यहाँ पूछा था। मैंने आपको बताया था बख्तियार खिलजी। अब देखो बख्तियार खिलजी कौन था, तो मोहम्मद गौरी जो एक तुर्क था, ठीक है, तुर्क था, ठीक है, उसका 2 सेनापति, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ता है और ये दोनों पे विजय पाता है। ठीक है, ये इसका एक सेनापति था। दूसरा सेनापति था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, किसका, मोहम्मद गौरी का। सो 1206 में क्या करता है, दिल्ली में गुलाम वंश का स्थापना करता है। ठीक है, ये दूसरा। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिए कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे कि लाख बख्श किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने 2 मस्जिद बनवाया था, एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, सब चीज लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था जो कि आपका अजमेर में था, और एक इसने बनाया था आपका क्वातुल इस्लाम। क्वातुल इस्लाम, मैं बोलने पे ज्यादा सुनने पे फोकस करना, लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो इसने अजमेर में बनाया था, और क्वातुल इस्लाम जो इसने दिल्ली में बनाया था। तो क्वातुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 मस्जिद था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। और इसने ही जो कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग है, मतलब इसको बनाना जो स्टार्ट किया था वो इसी ने किया था, याद रखिएगा। बट कंप्लीट जो है इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, ऑल्दो अब मध्यकालीन भारत से ना के बराबर ही क्वेश्चन आते तो उतना घबराना नहीं है, बस शेर शाह सूरी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर बिहार में इनको लाख बख्श कहा जाता
था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा और क़ुरातुल इस्लाम, 2 मस्जिद इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और क़ुरातुल इस्लाम इसने दिल्ली में, याद रहेगा। लाखों का दाता, इसे बहुत दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार में कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक बिहार में किसको जाना जाता था? तो बख्तियार खिलजी को जाना जाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। अच्छे से याद रखना, खिलजी वंश सबसे कम समय तक किया था, 1290 से 1320 तक किया था। और सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया था? तो तुगलक वंश ने, 1320 से 1414 तक। तो सबसे कम समय तक खिलजी वंश, सबसे ज्यादा तुगलक वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ। और तुगलक का कौन था? अब बताना मेरे को, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं कि अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं। अमीर, ये पूछा गया था कि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अलाउद्दीन खिलजी का समयकाल भी पूछा गया था, तो 1296 से 1316, 1296 से 1316, एक बार चेक कर लेने वाला डेट, ठीक है। अब देखो अमीर खुसरो से क्या-क्या पूछा गया? पूछा गया था कि भारत का तूते-हीन, पैरोट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था? तो अमीर खुसरो को। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जो अमीर खुसरो किसका चेला था या अमीर खुसरो का कौन गुरु था? तो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से आप जानते हैं? हजरत ए आला के नाम से भी जानते हैं। पूछा गया हजरत ए आला का उपाधि किसको दिया गया? तो निजामुद्दीन औलिया को। इन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, इनका ही कहावत है। कुतुब मीनार का एंट्रेंस, देखो कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है, क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस गेट है जिसको बोला जाता है अलाई दरवाजा, ठीक है, इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, याद रखिएगा। दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। हुलिया दागने का जो प्रथा है, ठीक है, हुलिया दागने का जो प्रथा है किसने स्टार्ट किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब शेरशाह सूरी पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफर्म यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि इनका रिलेशन बिहार से है। शेरशाह सूरी का बात करते हैं तो सूर्य वंश के संस्थापक है। 1540 से 1556 तक बहुत बड़े, मतलब समझो मुगल को हटा के और ये शासन किए थे। तो समझो कि कितने मतलब ये पावरफुल और कितने नॉट ओनली पावरफुल फिजिकली, मेंटली भी बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है, तभी तो ये कर पाए। तो शेरशाह सूरी सूर्य वंश का संस्थापक 1540 से 1556। याद रखिए, आपको पूछा था कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने आपको क्या किया है? आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है। किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। 2 बैटल याद रखना जिसमें इन्होंने आपका हुमायूं को हराया था, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ था, और बैटल ऑफ बेलग्राम जो कि 1540 में हुआ था। तो 1539 और 1540 दोनों याद रखना, ठीक है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा और 1540 में बैटल ऑफ बेलग्राम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इनका बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा फरीद खान, फरीद खान। तो इनको शेरशाह सूरी का नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी का तो बहर खान लोहान, याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम फरीद खान था, ठीक है, और ये बहुत ही पढ़े हुए लिखे थे, पढ़े। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था कहां से हुआ था? तो जौनपुर से हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। और इनको शेरशाह सूरी जो नाम है किसने दिया था? तो बहर खान लोहानी ने दिया था। इनका जो कब्र है, इनका जो टोम है, ये कहां है? तो सासाराम में। सासाराम कहां? रोहतास में, ठीक है। तो सासाराम में क्या है इनका कब्र? अगर आपको पूछा जाए कि कहां है तो सासाराम में, आपको अच्छे से याद रखना कहां है तो सासाराम में। और याद रखिएगा रोहतासगढ़ फोर्ट, इस बार पूछा गया था कि रोहतासगढ़ किला, दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, कहां है? तो रोहतास में, बिहार में रोहतासगढ़ किला, ठीक है। इसको किसने बनाया था रोहतासगढ़ किला को? तो ये आपका शेरशाह सूरी ने ही बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। इनके समय जो सिल्वर का सिक्का था उसको रुपया बोला जाता था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिल्वर का कॉइन को क्या बोला जाता था? सिल्वर का जो सिक्का था रुपया, और सोने का जो सिक्का था उसको मोहर कहा जाता था, और तांबे का जो सिक्का था उसको दाम कहा जाता था। ये चीज याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी को कहा जाता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार सोरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नदी है बिहार का जो अपना पथ बदलने के लिए कभी इधर कभी इधर इसलिए क्या करती है? ये बहुत आपका विनाशकारी रूप ले लेती है, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो फिक्स नहीं। तो नदी क्या अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है, तो वो है आपका कोसी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा, जो कोसी है, गंगा में कहां मिलती है? तो कुर्सेला कटिहार, कहां? कुर्सेला कटिहार में आपका ये गंगा से मिलती है। ये निकलती कहां है? तो गोसाईनाथ की चोटी नेपाल से निकलती है, ठीक है। उसी प्रकार एक कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कहां है? कर्मनासा, तो याद रखिएगा कैमूर। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं बिहार का अगला पार्ट में शायद हम लोग मैपिंग वाला एक बार करेंगे, एक वीडियो करेंगे, अगर इसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो। अगर हम लोग बिहार वाला हम लोग पार्ट देखते हैं, बिहार को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जो आपका क्या है? रोहतास है और आपका क्या है? कैमूर है। तो रोहतास और कैमूर जो है याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये विंध्या श्रेणी का भाग है, विंध्या रेंज का भाग है। और ये किस लिए फेमस है? तो चूना पत्थर के लिए फेमस है। सब क्वेश्चन आया हुआ है, चूना पत्थर दैट मींस लाइमस्टोन के लिए फेमस है, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर के लिए आपके लिए फेमस है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा तो याद रखिएगा। वहीं यहाँ क्वेश्चन पूछा कि बिहार का सब याद रखिए कि कर्मनासा नदी का उद्गम कहां है? तो कैमूर, कैमूर श्रेणी, याद रखिएगा। और कैमूर और रोहतास श्रेणी जो है विंध्या श्रेणी का पार्ट है। किस चीज के लिए फेमस है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन के लिए। इसीलिए जो आप देखोगे रोहतास में जो डालमिया नगर है वहां सीमेंट का फैक्ट्री लगा हुआ है, क्योंकि सीमेंट के लिए आपका चूना पत्थर इंपॉर्टेंट होता है। और कर्मनासा नदी जो याद रखिएगा बिहार और यूपी का भी पूरा रिवर मैंने यूट्यूब पे समझाया, प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार रिवर बाय ड्रीम दोस्त, आपका पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो बिहार और यूपी का, बिहार का सब, तो ये क्वेश्चन क्या था कि कर्मनासा क्या है, किसके बीच में आपका बॉर्डर बनाती है? तो बिहार और यूपी के बीच में। बिहार का सबसे पुराना जो डैम है उसका नाम क्या है? इंद्रपुरी डैम। ये किस नदी पे है? ये सोन नदी पे, याद रखिएगा, डेहरी ऑनसन में, ठीक है। सबसे पुराना डैम का नाम क्या है? इंद्रपुरी। ये कहां है? तो ये आपका रोहतास का डेहरी ऑनसन में है, ठीक है। और कौन सी नदी पे है? तो सोन नदी पे। देखिए सोन नदी जो निकलती है वो मैकाल श्रेणी से निकलती है। मैकाल श्रेणी का एक जो चोटी है अमरकंटक, क्या है? मैकाल श्रेणी का जो चोटी है, मैकाल श्रेणी का जो चोटी है वो अमरकंटक। अमरकंटक से दो रिवर निकलती है, एक उत्तर की तरफ बहती है जो कि सोन, जो कि गंगा में जाके मिलती है, और एक है नर्मदा जो कि आपका फाइनली अरबियन सी में जाके मिल जाती है। नर्मदा इधर निकलती है और ऊपर सोन निकलती है। तो दो नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, ये चीज आपको याद रखना। उद्गम सोन का उद्गम का अमरकंटक की पहाड़ी में आपको बता दिया। हुंडरू जलप्रपात पूछा गया था, तो हुंडरू जलप्रपात कहां है? तो रांची में आपको याद रखना है हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात कहां है? रांची में, किस नदी पे? स्वर्ण रेखा। और जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहां है? तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है, छोटा नागपुर पठार जो है इसका उद्गम स्थल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में जो कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना किसका परियोजना है? तो भारत और नेपाल का परियोजना है। ये कब आपका स्टार्ट हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो आपको याद रखना बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो बिहार में बोले तो 1978 और पूरे भारत में बोले तो 1959, ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि सरकारिया कमीशन, सबसे पहले याद रखना सरकारिया कमीशन का काम क्या था? जिसने रिलेशन डिफाइन किया था, किसके बीच में रिलेशन? संघ और राज्य के बीच में रिलेशन। तो संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया था वो क्या था? सरकारिया कमीशन कब आया था? 1983 में आया था, और इसमें अपना रिपोर्ट 1988 में सौंपा था। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है याद रखिएगा कि बिहार में किसान सभा कब फॉर्म हुआ? 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती, इनका पत्रिका का नाम हुंकार था। रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पहले आ चुका है, जो रिपीट हुआ है फिर से शॉर्ट में लिख दिया। ऑल इंडिया किसान सभा, आपका अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। पहला बैठक इसका कहां हुआ था? लखनऊ में था। अब यहाँ याद रखो पटना हाईकोर्ट, देखो तो पटना हाईकोर्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था 1916 में हुआ था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। पटना हाईकोर्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था, ठीक है। पहले इसके चीफ जस्टिस कौन थे? लक्ष्मीकांत झा। कौन है? लक्ष्मीकांत झा जो थे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। और पहले महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो रेखा दोषी, ठीक है। अब अभी आप देख रहे हो, अभी मुझे बताना कि इनका करंट जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आपको मुझे 1916 में क्या हुआ था? आपका पटना हाईकोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो बस एक साल बढ़ा लेना, 1917 में क्या हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन आपका हुआ था। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो कि बिहार में क्या बहुत सारे गर्म जल कुंड है, हॉट स्प्रिंग है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ऐसे तो अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट में है, बट जो सबसे ज्यादा है वो आप देखोगे वो है आपका राजगीर में। यहाँ पूछा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल का अनेक स्रोत है? तो याद रखिएगा आपका राजगीर, ठीक है। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व शांति स्तूपा, ठीक है, तो विश्व शांति स्तूपा ये कहां है? तो याद रखिएगा ये राजगीर में आपका विश्व शांति स्तूपा। विश्व शांति स्तूपा कहां है? तो ये राजगीर में है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा कहां है? तो ये राजगीर में है। और
राजगीर में है, राजगीर का रत्नागिरी, जो रत्नागिरी हिल है वहां आपका क्या है, आपका विश्व शांति स्तूपा है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको किसने बनवाया है, तो जापानीज जो लोग हैं उन्होंने विश्व शांति स्तूपा बनाया था राजगीर में रत्नागिरी हिल पे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड, याद रखना। ऐसे बहुत सारे मैंने कुंड आपको याद करवाए थे, सबसे ज्यादा जो गर्म है वो ब्रह्मकुंड, जो कि आपका राजगीर में, याद रखना। और एक है अग्निकुंड, अग्नि में गया, गया तो अग्निकुंड जो है आपका गया जी में है, ठीक है, गया जी में क्या है आपका अग्निकुंड है, और ब्रह्मकुंड का है आपका राजगीर में, ठीक है। आपको कुछ चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट नोट। मैक्सिमम सबसे ज्यादा बारिश कहां होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे कम बारिश कहां होता है, तो अरवल में होता है। सबसे ज्यादा जो जूट होता है, जूट का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, पूर्णिया करता है। सिल्क सिटी किसको बोलते हैं, भागलपुर को बोलते हैं। और औद्योगिक राजधानी बिहार का किसको बोलते हैं, तो बेगूसराय को हम लोग बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जलकुंड मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। जलकुंड कैसे जलकुंड याद करवाया था, तो मैंने बोला था कि राजगीर वाला याद कर लो, और गया वाला तो आपको याद ही है, अग्नि में गया, अग्निकुंड का है गया। बाकी जो आपका आपका जो भी आपका मुंगेर में होगा, ठीक है, जो भी आपका मुंगेर में होगा वो क्या होगा, वो आपका रामायण से रिलेटेड होगा। रामायण हो गया, महाभारत, जैसे लक्ष्मण कुंड, राम रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ठीक है। उसके बाद ऋषि कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, ठीक है। सिंगार मैं आपको करवा रहा हूं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। लक्ष्मण, रामे, सीता, ऋषि और सिंगार, भीम बांध। भीम बांध कहां है, तो मुंगेर में, ये बहुत बार पूछा गया, इसको मैं आगे भी करवाऊंगा। भीम बांध, उसके जन्म कुंड और भारी कुंड, ठीक है। बस यहां इतना याद रखो। राजगीर का बाकी आप राजगीर वाला याद रखोगे, और गया में याद रखोगे अग्निकुंड, ठीक है। अब दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि बिहार का दो ऐसा साइट जो यूनेस्को में क्या है उसको स्थान दिया गया है। तो पहला है आपका महाबोधि टेंपल, जो कि गया में है, ठीक है। इसको कहां, तो आपको याद रखना है, महाबोधि टेंपल जो कि आपका गया में है, 2002 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था, ठीक है। तो जो महाबोधि मंदिर है आपका, ठीक है, याद रखना है, जो कि आपका गया में है, ये यूनेस्को साइट में इसको लिस्ट किया गया है जो 2002 में। और एक आपका नालंदा महाविहार, ठीक है। नालंदा महाविहार मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो अवशेष है उनके, ठीक है, तो उसको 2016 में दो महाबोधि टेंपल जो कि आपका गया में इसको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और एक आपका नालंदा महाविहार। ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको 2002 में 2016 में। बिहार का सबसे फेमस सूर्य टेंपल जो बहुत ही फेमस है, कौन सा जगह का, तो देव औरंगाबाद। तो देव औरंगाबाद में क्या सूर्य टेंपल है, पूछा जाएगा सूर्य टेंपल जो बिहार का फेमस होता है, तो औरंगाबाद आपका देव में। औरंगाबाद किस डिवीजन में आता है, तो ये मगध डिवीजन में आता है, याद रखिएगा। डिवीजन वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब कौन से प्रमंडल में आता है, तो उदंतीपुर जो यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था बिहार शरीफ में किसने बनाया था, गोपाल ने बनाया था, ठीक है, जो पाल डायनेस्टी का फाउंडर था। विश्व शांति स्तूप मैंने बता दिया, राजगीर में है, ठीक है। आपका यहाँ मैंने बताया था, ठीक है, राजगीर में रत्नागिरी हिल पे है, जापानीसों ने बनाया था। 24वें तीर्थंकर, क्योंकि इनका 24वें तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बिहार से रिलेशन है। तो टोटल जो तीर्थंकर थे आपके जैन के 24 थे, जिसमें अंत वाले थे महावीर। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, 540 बीसी में। और इनका जो देहांत जो हुआ था पावापुरी में हुआ था 468। तो दोनों याद रखना, ये पूछा गया इनका जन्म कहां हुआ, कुंडग्राम 1540 बीसी, और इनका जो देहांत हुआ था वो कहां हुआ था, पावापुरी 468 बीसी। ये दोनों पॉइंट आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। एक विष्णुपद मंदिर आपने सुना होगा। विष्णुपद मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विष्णुपद वही मंदिर है जो कि आपका, ठीक है, जहां लोग क्या होते हैं आपका पिंड दान करने जाते हैं, ठीक है। तो विष्णुपद मंदिर जो आपको याद रखना, ये गया में, ठीक है। और कौन से नदी के किनारे, तो याद रखना फाल्गु नदी के किनारे। ये वही फाल्गु नदी है, निरंजना नदी है, जहां अपन बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो विष्णुपद मंदिर किसके कौन से मतलब किसके किनारे है, तो फाल्गु नदी के किनारे। बुद्ध को जो ज्ञान मिला था फाल्गु या निरंजना, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। लार्जेस्ट रबर डैम गया जी डैम, ठीक है, कहां गया में है। बिहार का सबसे गर्म ठंडा जिला गया है, मैंने करवा दिया। तीन आपका आर्द्र भूमि है अब बिहार में, पहला कांवड़ लेक बेगूसराय, दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, तीसरा नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। ये सब मैंने आपको करवा दिया है। ये तीन आपके रामसर साइड है आपके आने वाले। बिहार में सबसे ज्यादा सोना कहां है, आपको सबको पता है, सोना क्या है, जमा रहता है। सोना क्या है, जमा रहता है, तो जमुई में, ठीक है। और इसका सोना का सिंबल क्या होता है, एयू। सोना का सिंबल क्या होता है, एयू जो होता है, इसका सिंबल होता है। और याद रखिएगा इसका जो और है, मतलब आईएसएफ दो याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। सिल्वर नाइट बहुत बार पूछा जा चुका है, सिल्वर नाइट किसका आईएसएफ, तो गोल्ड का है। और कैल्वराइट भी किसका है, तो आपका ये भी आपका गोल्ड का है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो बार छप चुका है बहुत एग्जाम में, कि पटना का सबसे पुराना नाम इस तरीके से लिखा होगा, या पटना का नाम मुगल के समय क्या था, मुगल जब थे क्या था, तो याद रखिएगा ये था अजीमाबाद। तो अजीमाबाद याद रखिएगा, पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता था मुगल के समय। तो मुगल के समय पटना का नाम क्या था, अजीमाबाद, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना जो है, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट से, पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से अपना जो अपना बाउंड्री जो है शेयर करता है, तो 12 कितना, सॉरी देखिए 12 क्यों निकला पता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के कितने जो जिला है उससे पास होकर निकलती है, तो 12 जिले से पास होकर निकलती है। और यहाँ पूछा गया कि पटना, ठीक है, पटना जो है कितने डिस्ट्रिक्ट से अपना जो है बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, तो आपका सारण हो गया, ठीक है, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय। मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। ये लिख लेना, पूछा गया इसमें कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पटना से बाउंड्री शेयर नहीं करता है अच्छे से। उसी प्रकार बिहार में गंगा कितने जिलों से गुजरती है, तो 12। सिंपल इसको याद करना, पहले तो क्या होगा, भोजपुर आ जाएगा, बक्सर आ गया क्योंकि यहाँ से एंट्री लेगा, बक्सर का चौसा से, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, ये तो तीन आप देख ही रहे होगे। उसके पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, खगड़िया हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर और अंत में कटिहार। तो टोटल ये 12 डिस्ट्रिक्ट, ये दो चीज को आपको लिख लेना एकदम कंफर्म, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे लंबा आपको याद रखना कि सबसे लंबा समय तक, ठीक है, सबसे लंबा समय तक, ठीक है, सबसे लंबा समय तक कौन से डिस्ट्रिक्ट में गंगा रहता है, तो आपको याद रखना सबसे लंबे समय तक जो रहता है वो आपका, तो सबसे लंबे समय तक कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो आपको याद रखना गंगा जो सबसे लंबे समय तक रहता है वो रहता है आपका किसमें, तो पटना में ही सबसे लंबे समय तक रहता है। ये चीज याद रखना। तो ये दो पॉइंट से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसी मैंने बता दिया कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप राजगीर में बनाया। इसी में बोध गया में महाबोधि टेंपल बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मैंने बताया कि बोध गया, ठीक है, बोध गया में आपका महाबोधि टेंपल जो है जिसको आपको यूनेस्को साइट में भी रखा गया है, वो क्यों बनाया गया, तो वहां जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से रिलेटेड, इसमें मैं ले रहा हूँ। जो बुद्ध सम्मेलन है, 4 बुद्ध सम्मेलन हुए। सबसे पहले 483 में कहा राजगीर में, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यपा, और राजा कौन था, अजातशत्रु। दूसरा 383 में वैशाली में, ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन था, तो आपका सवाकमी, और राजा कौन था, तो काला अशोका। नेक्स्ट 250 बीसी में पाटलिपुत्र में, इसमें आपका अध्यक्ष कौन था, मुगलीपुत्र तीसरा था, और जो आपका राजा था वो अशोका था, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसमें कौन था, वसुमित्र, साथ में अश्वघोष भी था, और राजा कौन था आपका कनिष्क। एक बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुद्ध को भगवान का दर्जा किसके शासनकाल में मिला था, तो कनिष्क के शासनकाल में ही मिला था, याद रखिएगा। दो बुक का नाम याद रखना, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखा गया, तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये वही अश्वघोष है जो 14 बुद्ध, जो आपका 4th वाला जो आपका बुद्ध का जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष था वसुमित्र के साथ, ठीक है। बुद्ध का जन्म को दर्शाते हैं कमल से, गृह त्याग को दर्शाते हैं घोड़ा से। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, गृह त्याग को क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, और इसको दर्शाया जाता है घोड़ा से। ज्ञान प्राप्ति को पीपल से, देहांत को
दर्शाया जाता है स्तूपा से। ध्यान को क्या बोला जाता है? निर्वाणा। क्या बोला जाता है? निर्वाणा बोला जाता है ज्ञान का प्राप्ति को, ज्ञान को प्राप्ति को निर्वाणा, ठीक है। और महापरिनिर्वाणा जो होता है, ठीक है, महापरिनिर्वाणा जो ध्यान, निर्वाणा ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, निर्वाणा महापरिनिर्वाणा जो होता है वो ध्यान को दर्शाता है। और उपदेश, पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको चक्र से दर्शाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, ध्यान को महापरिनिर्वाणा, गृहत्याग को महानिष्कर्मण, ठीक है, सिंबल आपको याद रखना है। किस नगर में सूर्य संबंधी मैंने बता दिया आपको, औरंगाबाद में। हुंडरू मैंने आपको बता दिया रांची स्वर्ण रेखा पे। बिहार के प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा, सामा चकेवा और तीज, ये सब क्या यहाँ के इंपॉर्टेंट पर्व है। अब यहाँ देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य मैंने लिखा है, छपेगा एकदम। झिझिया, ये सब मैंने ट्रिक से भी याद करवाया था आपको। झिझिया, पाइका, विदेशिया, साम चकेवा, जाट जटनी और परिकंडा। अब याद रखना परिकंडा जो है एक मार्शल आर्ट है, मतलब एक लड़ाई करने वाला नृत्य है। तो पूछा जाएगा कि बिहार का कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है, तो परिकंडा। और याद रखना झिझिया पूछा गया है, विदेशिया पूछा गया और जाट जटिन पूछा गया है। ये याद रखना, झिझिया, जाट जटिन और विदेशिया और परिकंडा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का पेंटिंग का बात करें तो सबसे फेमस पेंटिंग कौन है, सबको पता है, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, जो कि मिथिला क्षेत्र में मिलता है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ मिलता है? मिथिला, मौफर मधुबनी। उसके बाद मंजूसा शैली पेंटिंग कहाँ मिलता है? तो भागलपुर में, मंजूसा शैली भागलपुर में। और भागलपुर से मैंने क्या कनेक्ट करवाया था? कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, ये आपका भागलपुर, आपको याद रखना है। और विक्रमशिला आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, ठीक है, तो याद रखिएगा। मंजूसा शैली भागलपुर, मधुबनी पेंटिंग मिथिला। और देखो थंग पेंटिंग, तो थंग पेंटिंग जो होता है बुद्ध भगवान का जीवन पर आधारित होता है, उसको थंग पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट भागलपुर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको धर्मपाल ने बनवाया था भागलपुर, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर, याद रखिएगा। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का है पटना में है। और डॉल्फिन को एज ए राष्ट्रीय जल जीव का घोषित किया गया था। मतलब जो डॉल्फिन है, सबसे पहले याद रखना, डॉल्फिन एक फिश नहीं है, डॉल्फिन क्या है? एक मैमल है, क्या है? स्तनधारी है, याद रखिएगा। और डॉल्फिन को याद रखिएगा, डॉल्फिन को, ठीक है, कब देश का जल जीव घोषित किया गया था? तो 2009 में। और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय रिवर घोषित किया गया था। ये मैंने बता दिया कि समुद्र तल से बिहार का ऊंचाई कितना है? तो 53 मीटर या 173 मीटर, ये सब रिपीट होगा आपका। समुद्र तल से बिहार का एवरेज हाइट कितना है? 73 मीटर या 173 फीट। अब देखिए, सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था पश्चिमी चंपारण है, त्रिवेणी नहर यहीं से निकलती है, गंडक के तट पे बनाया गया। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि अभ्यारण्य, कुछ जो भी लिखा वाल्मीकि, वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला आपका शिवहर। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है 1880 है, कितना इसका? 1880, किसका? आपका शिवहर का। तो सबसे छोटा जिला है, इसमें रहने का जगह नहीं, इससे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा शिवहर में। सबसे कम कहां है आपका जनसंख्या घनत्व? कैमूर में है, जो कि 488 है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 488 लोग रहते हैं, और 1 स्क्वायर किलोमीटर के यहाँ 1880 लोग रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन के हिसाब से शेखपुरा। अब हम लोग आते हैं लिटरेसी रेट, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है, साक्षरता दर। तो अगर बिहार का साक्षरता दर देखते हैं 2011 के हिसाब से, यानी क्या बोला, 2011 के हिसाब से अगर हम लोग इसका साक्षरता दर देखते हैं, ठीक है, तो बिहार का जो पूरा साक्षरता दर था वो 61.8। आप कैसे याद रखें? देखिए 61.8 है एवरेज पूरा का पूरा। महिला का क्या होगा? इससे थोड़ा कम होगा, तो 51.5, 51 तो 51.5। और पुरुष का थोड़ा ज्यादा होगा एवरेज से, तो 61 है तो 71.2। बस ऐसे ही याद रखना है। आपका महिला का 51.5%, ओवरऑल पूरा का पूरा बिहार का 61.8% और पुरुष का 71.2% याद रखना है आपको, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये सब हो गया। सबसे ज्यादा मेल एंड फीमेल, सबसे ज्यादा साक्षर जिला महिला और पुरुष दोनों के लिए कौन सा है? रोहतास है। सबसे ज्यादा साक्षर है महिला और पुरुष। सबसे कम साक्षरता दर मेल का सबसे कम साक्षरता दर कहां है? पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता दर फीमेल मतलब महिला कहां है? आपका सहरसा में है, याद रखिएगा। अब कुछ और देखते हैं। आपका सेंसस सबसे बड़ा 10 वृद्धि जो था, ठीक है, जो 2011 का जो सेंसस आया था, जनगणना जो आया था, उसमें 10 वृद्धि कितना था? आखिरी 10 साल में कितना बढ़ा लोग, कितना लोगों का बढ़ोतरी हुआ? तो 25.42%। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस का डाटा बता रहा हूं, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो 25.42% का इंक्रीमेंट देखा गया था आखिरी 10 साल में। सबसे ज्यादा जो 10 वृद्धि हुआ था मधेपुरा में, जो कि 31.12 था। अगर ये डाटा आप नहीं भी याद रख सकते 31.12 तो कोई बात नहीं, इतना जरूर याद रखिएगा 10 वृद्धि कितना था ओवरऑल, तो 25.42%, ठीक है। सबसे ज्यादा मधेपुरा जो कि 31.12 था, सबसे कम जो था आपका जो 10 वृद्धि वो था आपका गोपालगंज में 19.02। ये अगेन यहाँ याद, ये पक्का याद रखना कि सबसे ओवरऑल कितना था, तो 25.42%। सबसे ज्यादा मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज। अब ये पक्का याद रखना। जो लिंग अनुपात था, लिंग अनुपात अगर पूरे बिहार का देखा जाए तो 918 था। और अगर इसको हम लोग पूरा इंडिया लेवल पे देखते हैं तो 943 था। मतलब 1000 लोग पे कितना महिला है? तो बिहार में 918 था, बिहार में 918 था। और आपका पूरे इंडिया में 943 था, ठीक है, 943 था पूरे भारत में, और बिहार में 918। सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का था? तो गोपालगंज का 10 से 21। और सबसे कम का कहां था? मुंगेर का 876। तो कम से कम बिहार वाला और भारत वाला पक्का याद रखना। बिहार का 918 और आपका इंडिया का 943, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सब मतलब ओवरऑल देखिए तो बिहार का 918 सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में था? तो गोपालगंज में 10 से 21। और सबसे कम 876 मुंगेर में। अगर हम लोग बाल लिंग अनुपात देखते हैं, जिसमें 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को देखते हैं, तो 935 था आपका बिहार का, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सेक्स रेशियो मैंने आपको बता दिया। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां का था? ये देखिए, ये 10 से 21 हो, यहाँ 10 से 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां था? आपका गोपालगंज का था, 10 से 21 था, ठीक है। और सबसे कम का कहां था? मुंगेर का 879, ठीक, 876 यहाँ लिखा हुआ है। फिर 879 लिखा, इसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस इतना आप जरूर याद रखिएगा कि जो सेक्स रेशियो जो था, ठीक है, जो सेक्स रेशियो जो था, लिंग अनुपात जो था, जो पूरे बिहार का कितना था? तो 918 था, ठीक है। कितना था? 918 था, यहाँ देखिए मैंने बताया आपको, ठीक है, 918 था, ठीक है। और शिशु लिंग अनुपात कितना था? 935 था। सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो था कहां था? गोपालगंज का था। और सबसे कम जो था वो मुंगेर का, सबसे कम जो था वो मुंगेर का था, याद रखिएगा। बिहार का पूरा एरिया कितना? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। गोपालगंज का ना ये 10 से 21 ही था, मैं चेक करके चेक करूंगा, ठीक है। बिहार का पूरा एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.86% है। और पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे आता है, जो कि 8.6% है पूरे भारत का, ठीक है। ये कैमूर वाला मैंने बताया था, कैमूर और रोहतास जो है ये विंध्या श्रेणी का भाग है, जो चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलो, इसको चौक बोलो, ठीक है। और इसे सीमेंट फैक्ट्री में ये काम आता है, याद रखिएगा, ठीक है। लंबाई मैंने बता दिया 345 किलोमीटर, चौड़ाई है 483 किलोमीटर, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग रैंक है इसका 12वां, याद रखिएगा। एरिया के हिसाब से देखें तो 12वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो पहले नंबर। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 1106 सबसे ज्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। 1106 सबसे ज्यादा है, तो टॉप पे। और अगर देखेंगे कि हम लोग अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है। कितना था? 10 करोड़ 40 लाख के अराउंड आपका इसका पॉपुलेशन था। और एरिया के हिसाब देखें तो 12वें नंबर पे आता है, याद रखिएगा। उसके बाद पटना का जो गोलघर है, क्या पटना का जो गोलघर है ये किसके समय में निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस के समय में। कॉर्नवालिस गवर्नर कौन था उसमें? तो पटना का गोलघर निर्माण किया गया था, तो कॉर्नवालिस था। 1786 में, अराउंड 1786 में किया गया था, ठीक है। देखिए तो कॉर्नवालिस के समय में क्या कुछ और याद रखो जो आपको डेट रिलेटेड पूछा। पहला पूछा था कि बिहार में पहला क्वेश्चन पूछा गया, आपको आप सर्च करके देखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? इन विच ईयर द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन बिहार,
तो आप क्या बोलोगे? तो पहला जो प्रेसिडेंट रूल जो लगा था, ठीक है, ये आजादी से भी आई थिंक आजादी 1950 सबसे पहला 1968 में लगा था, ठीक है, उसके बाद 1951 में लगा था। तो ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। 1968 जो है एकदम कंफर्म डेट आपको एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 1968 में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बिहार में जो बिहार राजभवन है, ठीक है, जो 1913 में बना था, किसके शासनकाल में बना था? तो बिहार राजभवन जो 1913 में बना था, याद रखिएगा किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में लगा था। ये वही लॉर्ड हार्डिंग है जिसके शासनकाल में क्या हुआ था, याद करो, आपका दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। और याद रखिएगा कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था, आपका गोलघर बनाया गया था बिहार में, ठीक है। अगर हम बात करें लॉर्ड हेस्टिंग की, अगर बात करें यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग भी दिया है, तो पहला एंग्लो सिख वार जो हुआ था, देखो जल्दी देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके बने आपके बिहार वाले एग्जाम में। सबसे पहले लॉर्ड हार्डिंग का बात करते हैं, पहला ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, और ये लॉर्ड उससे पहले हमने जो बात किया था ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है। बिहार राजभवन जो बना था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय बना था, और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से लेकर 48 नरबली प्रथा जो किसके समय खत्म कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। पहला एंग्लो सिख वार जो हुआ था किसके समय, 1845 से 46 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और इसी के समय ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन हुआ था, जिससे फर्स्ट एंग्लो सिख वार खत्म हुआ था। दूसरा आपको यहाँ डालहौजी दिया है, 1848 से लेकर 1856 तक इसका समय काल था डालहौजी का। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है इसने ही स्टार्ट करवाया था। आपका हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने ही स्टार्ट करवाया था। और सेकंड एंग्लो सिख वार 1848 से 49 पहला इसके समय, दूसरा इसके समय में। और ये जो हुआ था बैटल ऑफ चिलियावाला भी इसी के समय में हुआ था। ऑलरेडी आपके दरों में पूछा जा चुका है कि बैटल ऑफ चिलियावाला कब हुआ था, 1849 में। और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था 1849 के बाद, किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ये सब आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस का अगर हम बात करें तो 1786 से 93 का समय काल था। सबसे फेमस जो स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था, ये इनके द्वारा ही लाया गया था। उत्तर भारत में स्थायी बंदोबस्त जो लाया गया था, जमींदारी बंदोबस्त हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, सूर्यास्त कानून हो गया, ये सब एक ही चीज का नाम है। तो आपका स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के। सिविल सेवा के जनक और पुलिस सेवा के जनक, भारत में सिविल सेवा के जनक और पुलिस सेवा के जनक कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। वेरेन हास्टिंग आपको पता है, ये भारत, ये आपके बंगाल के, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। क्या बने थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल, बिहार के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वेरेन हास्टिंग। इनका समय काल था 1772 से लेकर 1785। इनके समय में क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, विलियम जोन्स, ठीक है, ये वही विलियम जोन्स है जिसने शकुंतला को हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ये वही विलियम जोन्स है, याद रखिएगा। इसी के समय में वेरेन हास्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और यही रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में आया। इसके अंदर दो चीज याद रखना, पहला तो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ कहां? आपका बंगाल में सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ 1774 में। इसके चीफ जस्टिस बनते हैं एलिजा एमपी। कौन बनते हैं? एलिजा एमपी इसके चीफ जस्टिस बनते हैं, ये चीज याद रखना है। और दूसरा चीज जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 का, ये होता है कि जो पहले क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, बट इस एक्ट के आने के बाद क्या बोला जाने लगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लगा, जो कि पहले कौन बने थे? वेरेन हास्टिंग। ये सब चीज याद रखना क्योंकि ये सब पूछा गया। अब कुछ और बेसिक फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा स्टेट ट्री क्या है, मतलब राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, तो पीपल है। बिहार का क्या है राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये आपका पीपल है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद राजकीय मतलब स्टेट बर्ड क्या है, राज्य पक्षी क्या है, तो गोरैया है। क्या है? आपका गोरैया है, दैट मींस स्पैरो है, ठीक है। और राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये वाला हमारा राजकीय चिन्ह है, जिसमें कि दो तरफ से क्या है आपका स्वास्तिक चिन्ह, और बीच में क्या है आपका एक बोधि वृक्ष है। तो दो स्वास्तिक चिन्ह के मध्य बोधि वृक्ष क्या है? हमारा स्टेट सिंबल है या राजकीय प्रतीक या चिन्ह है। हमारा स्टेट फ्लावर क्या है? तो गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। स्टेट एनिमल क्या है? तो वो बैल है, मतलब राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। और हमारा मतलब स्टेट, ये छोड़ दो, पूछ लेगा कि राष्ट्रीय मतलब राजकीय मछली कौन सा है? तो मांगुर है, ठीक है। ये वाला याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बोलो राजकीय भाषा, पहला राजकीय भाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज है हिंदी, और दूसरा जो राजकीय भाषा है वो है हमारा उर्दू, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ सबसे पहले ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया, लोकसभा का सीट कितना है बिहार में? तो पूछा जाएगा लोकसभा का सीट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? तो लोकसभा का सीट जो है आपका बिहार में वो है आपका 40। कितना है? 40 कितना है? 40। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 40 जो लोकसभा का सीट है, इसमें कितना सीट जो है शेड्यूल कास्ट दैट मींस एससी के लिए रिजर्व है, तो 6। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपका सॉरी बीपीएससी का एक एग्जाम में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है कि जो 40 सीट है इसमें कितना सीट है जो एससी के लिए रिजर्व है, तो आपको याद रखना 6 सीट है। अब ये पूछा तो नहीं जाएगा आपका आई थिंक आपका बिहार पुलिस में, बट आपका बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि वो 6 कौन सा है। इसका सिंपल मैंने ट्रिक बनाया था G2 S2 JH। G2 मतलब G 2 बार, GS पढ़ते हो आप झारखंड के बारे में, ठीक है। तो G2 S2 देखो G2 S2 JH। तो G मतलब गोपालगंज, G मतलब गया, ठीक है। तो G मतलब गोपालगंज, G मतलब गया, उसके मतलब S मतलब समस्तीपुर, और S मतलब और क्या होगा? सासाराम। फिर से J मतलब जमुई, और H मतलब हाजीपुर। इसी तरीके से याद रखना, GS पढ़ना है आपको झारखंड के बारे में। तो टोटल लोकसभा का सीट कितना है? 40 है। इसमें कितना सीट रिजर्व है एससी के लिए? तो 6 है। राज्यसभा का सीट कितना है? याद रखिएगा राज्यसभा में 16 सीट है, याद रखिएगा 16 सीट है राज्यसभा में बिहार से, और लोकसभा में 40। दोनों पूछा जा चुका है। बिहार विधानमंडल का बात करते हैं, मतलब बिहार स्टेट लेजिस्लेचर का हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा बिहार जो है आपको पता है टोटल कितने ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जिसमें बाई मतलब क्या है आपका द्वि सदन है, यानी बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब क्या होता है? वहां आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है। ऐसे 6 राज्य हैं, उसमें एक कोने आपका बिहार भी है। तो विधानसभा का सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो विधानसभा दैट मींस लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है? तो 243 सीट है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना सीट है? तो 75 है। अब शुरू से बोलो, लोकसभा में कितना है? 40, राज्यसभा में कितना है? 16, विधानसभा में कितना है? 243, और विधान परिषद में कितना है? तो 75। याद रखना है। अब देखो जैसे कि लोकसभा में 6 सीट रिजर्व है एससी के लिए, उसी प्रकार से जो 243 सीट है इसमें 40 सीट जो है रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है किसके लिए? तो 38 सीट तो रिजर्व है आपका एससी के लिए, और 2 सीट आपका रिजर्व है आपका एसटी के लिए। बस इसमें इतना ही आपको पूछा जाता है बार-बार। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ झील है, लेक है, मतलब बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट लेक, इसको मैंने ठीक से याद करवाया हुआ है। अब जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो कांवर झील सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला रामसर साइट भी था बिहार का, और ये मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोकुल झील भी है, ऑक्सबो लेक भी है। तो मैंने कैसे याद करवाया था? कांवर वाले लोग बेग लेके चलते हैं छोटा सा, तो कांवर झील जो है आपका है बेगूसराय में। दूसरा है गोगाबिल या गोगा झील, ठीक है, गोगाबिल भी आ सकता है, गोगा झील भी। तो गोगा झील तो यहाँ गोगाबिल या गोगा झील, देखो बिल में अगर हाथ डालोगे तो काट लेगा कुछ भी, तो कटिहार में। और याद रखिएगा बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो था वो यही था। तो गोगाबिल या गोगा झील कटिहार। कुशेश्वर भगा देता था, ठीक है, कुशेश्वर भगा देता था, तो दरभंगा, कुशेश्वर दरभंगा, ठीक है। उसके बाद सिमरी, 100 पर सहरसा। तो सिमरी झील कहां है आपका? सहरसा में। जग भागा फिरा में
भागा फिर हम याद कर बैठा। तो जगतपुर झील कहाँ है? आपका भागलपुर में, ठीक है। और ये घोड़ा कटोरा वाला आपका बिहार पुलिस ने पूछा गया था, तो मैंने आपको बोला था घोड़ा, घोड़े पे चढ़ के कौन आता है? राजा लोग आता है। तो घोड़ा कटोरा जो है राजगीर में है, और राजगीर कहाँ है? आपका नालंदा में। राजगीर कहाँ है? नालंदा में। और राजगीर, राजगीर से राजा, राजा क्या आता है? घोड़ा पे आता है। तो घोड़ा कटोरा झील जो है राजगीर, याद रखना। और अनुपम, अनुपम पंप लेने जा रहे हो, पंप, पंप लेगे तो मूर में ना लोगे, पैसा देते लोगे, उधार में नहीं देगा। अनुपम में आ रहा है पंप, और पंप जो लेगा, पंप अनुपम झील जो कहाँ है? कैमूर में। कैमूर में मूर आ रहा है, तो कैमूर में क्या है? तो अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में। याद करो फिर से, कांवर, बेगूसराय, गोगाबिल, आपका कटिहार, कुशेश्वर, दरभंगा, सिमरी, सहरसा, जगतपुर, भागलपुर, और घोड़ा कटोरा, राजगीर, और अनुपम झील आपका कैमूर, ठीक है। आगे आइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका वन्य जीव अभयारण्य। हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग? वन्य जीव अभयारण्य देखते हैं। देखिए वन्य जीव अभयारण्य का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बरेला झील, ठीक है। बड़ा, बोलते हैं बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्या विशाल है, विशाल है। तो बरेला, बरेला में आ रहा है बड़ा, ठीक है। बड़ा है, बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ठीक है। तो बरेला में बड़ा, ठीक है। तो बरेला झील, बरेला झील इसको सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी बोला जाता है। तो याद रखना बरेला झील कोई तो बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो विशाल है, विशाल है, बड़ा है, एकदम बड़ा है, बड़ा है। तो बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य आपका क्या है? आपका वैशाली में, ठीक है। भीम, भीम, भीम के सामने जाऊंगा तो मुंह तोड़ देता था, भीम बहुत खतरनाक था। तो भीम बांध कहाँ है? तो भीम बांध मुंगेर में, भीम बांध मुंगेर में। गौतम, गौतम बुद्ध सिंपल गया में होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गया में। कांवर झील कहाँ है? ठीक है। कांवर झील भी और कांवर पक्षी अभयारण्य भी है, ठीक है। इवन इसको पैराडाइज बोला जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कांवर झील को, ठीक है। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय में, आपको बता दिया। नागी और नकटी, नाग क्या होता है? एकदम जमा रहता है। तो नागी और नकटी आपका जो पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में। और पंत, पंत कहाँ है? राजगीर में। और ये आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, सबको पता है संजय गांधी जिसको पटना जू के नाम से जानते हैं, तो पटना में। फिर से देखो, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली, भीम वन्यजीवी अभयारण्य मुंगेर, गौतम बुद्ध आपका वन्यजीवी अभयारण्य गया, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, नागी और नकटी आपका, नागी और नकटी आपका जो है आपका पक्षी अभयारण्य जो कि अब रामसर साइड भी हो गया है, तो ये जमुई में। पंत, राजगीर वन्यजीवी अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। उदय, उदय कहां से होता है? याद रखना, उदय हमेशा पूरब से होता था, अभी पश्चिम से हो रहा है। तो उदयपुर, उदयपुर वन्यजीवी अभयारण्य आपका पश्चिमी चंपारण। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोले, वाल्मीकि अभयारण्य बोले, या टाइगर रिजर्व बोले, वाल्मीकि सब जो है आपका पश्चिमी चंपारण। इतना जरूर याद कर लेना, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार का कुछ जलप्रपात में। किसमें आते हैं? जलप्रपात में। बिहार में जलप्रपात का बात करें तो ककोलत, मैंने क्या वादा किया था? मैं कोको कोला पिलाऊंगा। तो ककोलत, ककोलत जलप्रपात वादा किया था, नवादा। तिलहर, तेल लेने जाओगे तो मूर पैसा ना दोगे तो कैमूर, कैमूर, तिलहर, कैमूर। करकट, करकट खरीदने जाओगे तो क्या होगा? मूर पैसा ना दोगे तो कैमूर, करकट। दुर्गावती, दुर्गा में आया हुआ था, दुर्गावती, दुर्गा मां का नाम लो, रोना नहीं पड़ेगा। रोहतास, अगर रोहतास नहीं हुआ तो कैमूर मारोगे, ठीक है। तो दुर्गावती, रोहतास, ठीक है। कर्मनासा, कर्मनासा, ठीक है। कर्मनासा तो कब बोलते हैं ना, अपना कर्म कुछ बक्से में डालो, दहा दे। तो कर्मनासा, तो कर्मनासा जो आपका जलप्रपात है वो बक्सर में। धुआं कुंड, धुआं कुंड, ये कुंड वाला जितना भी होगा मैक्सिमम कहां है? धुआं कुंड, सासाराम। इसमें देखो कुंड के कुंड, धुआं जल रहा है, धुआं जल रहा है, और किसका किसका नाम का यज्ञ हो रहा है? धुआं जल रहा है, तो राम जी का, सासाराम, रोहतास। मजहर कुंड, रोहतास, याद रखना, रोहतास, सासाराम। तो धुआं कुंड हो गया, मजहर कुंड हो गया, ये सब जो है राम जी का कुंड चल रहा है, ठीक है। तो धुआं कुंड, मजहर कुंड, सासाराम। सासाराम का है आपका रोहतास में। तुतला भवानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटा तुतलाता था, ठीक है। तुतलाता था मेरा बेटा, ठीक है, और रोते रहता था। तो तुतलाता था, रोते रहता था। तो तुतला भवानी, रोहतास। और टॉस झरना कहाँ है? तो टॉस झरना जो है ये आपका चंपारण में है, अच्छे से याद रखिएगा। ये आई थिंक वेस्टर्न चंपारण में, एक बार देख लीजिएगा। चंपारण में यहाँ लिखा है कि ये एक्जैक्टली आपका कहाँ है? कि पश्चिमी चंपारण में है कि आपका पूर्वी चंपारण में है, ये आपको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये जो है आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ, पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण में, ठीक है। याद रखना वेस्टर्न चंपारण में टॉस झरना। तो ये था आपको कुछ ज्योग्राफी का, जहाँ से कंफर्म यहीं से आएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। इसके बाद आपका बिहार का खनिज, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करेंगे बिहार का मैपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कंफर्म कर दूंगा कि 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा बिहार फिनिश। ये पार्ट 1 आपने कर दिया क्योंकि लंबा होगा, शायद आपको बोर लगे। इस वीडियो को आज आप कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको